हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है कि मॉक एनालिसिस। मॉक क्या, अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या आपको मॉक कितना देना चाहिए एक दिन में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि क्या बिगनर को मॉक देना चाहिए स्टार्टिंग में? नहीं। पहले आप 2-3 हफ्ते मॉक मत दीजिए। पहले आप अपने बेसिक्स पे काम करिए। आपको एटलीस्ट पता रहे कि पेपर में क्या आ रहा है क्या नहीं, आप थोड़ा बहुत जाने उस बारे में। उसके बाद आपको 2-3 हफ्ते बाद मॉक देना चाहिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपके बहुत कम मार्क्स आएँ, 10 मार्क्स आएँ, 20 मार्क्स आएँ, क्योंकि अभी आप सीख ही रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आप मॉक दीजिए। मेरा ये रहेगा, भले आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं लेकिन आप दीजिए। इससे आपको ये होगा कि मान लीजिए आप आज आपने इनइक्वालिटी टॉपिक किया, फिर आपने एसटी दी। एसटी में आप इनइक्वालिटी देखिए, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तब भी, तो इसका मतलब है कि आपका इनइक्वालिटी टॉपिक अभी भी अच्छे से नहीं तैयार हुआ है। तो फिर आप इनइक्वालिटी में जाके तैयार करिए। तो जब आप 1-2 हफ्ते बाद मॉक देंगे बेसिक सीखने के बाद, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या टॉपिक्स आते हैं क्या नहीं आते हैं। अब बात होती है कि कौन सा मॉक दें और कहाँ से मॉक दें और मैंने कहाँ से दिया था। हमेशा आपको जो मॉक पसंद आए, लेकिन जो मार्केट में ट्रेंडिंग हो आप उसी को चूज़ करिए। प्रैक्टिस मॉक एक बहुत ट्रेंडिंग मॉक है और बहुत अच्छा है। इनका लेवल एकदम एग्ज़ाम लेवल की तरह होता है और ये बहुत अच्छे मॉक्स है, प्री के लिए, मेंस के लिए, सबके लिए। और आपका ओबी, ओले बोर्ड, ये दोनों मॉक्स आपके बेस्ट हैं आजकल के। मुझे बाकी का नहीं पता क्योंकि मैंने सिर्फ इन्हीं दोनों को दिया है। ओबी मैंने उसके फ्री लिया था पहले, कुछ दिन पेड का भी 2-3 मैंने मॉक दिए थे, लेकिन फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मॉक के ऊपर हम डिपेंड करते थे। तो आपको भी इन दोनों में से जो अच्छा लगे लीजिए। ओबी में क्या होता है, क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के होते हैं, तो आप बहुत जल्दी डीमोरलाइज हो जाते हैं। इसलिए मैंने फिर प्रैक्टिस मॉक को स्विच कर लिया था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि एटलीस्ट अगर मेरे 50 मार्क्स ओबी में आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा-सा डिमोरलाइज़ हो जाती थी कि अरे इतना कम कैसे आ रहा है। इसलिए मैंने प्रैक्टिस मॉक लिया था कि कम से कम मार्क्स थोड़े ठीक-ठाक आते थे, तो लगता था कि हाँ, थोड़े और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एकदम से कुछ भी नहीं आता ऐसा फीलिंग नहीं होती थी। तो इसलिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस मॉक का ही मॉक लिया था सारे एसटीज़ देने के लिए। अब बात आती है कि एनालिसिस कैसे करते हैं, चीज़ें कैसे करते हैं। 3 सेक्शंस होते हैं आपके। आपका इंग्लिश आएगा, आपका रीजनिंग आएगा और आपका मैथ आएगा। मैथ और रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, और आपको सेक्शन टाइमिंग दिया जाता है 20 मिनट का। हर सेक्शन के लिए 20-20 मिनट रहते हैं, तो टोटल आपका 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। अब इंग्लिश में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने मॉक स्टार्ट किया, सबसे पहले आप मिसलेनियस टॉपिक को करिए। मैं क्या करती थी मैं वो आपको बताती हूँ। मैंने सबसे पहले मिसलेनियस करती थी। कभी भी आप डायरेक्ट आरसी और पीजे पे मत जंप करिए, आप कितनी भी अच्छी स्पीड हो, सबसे पहले मिसलेनियस करिए। मिसलेनियस में क्या आते हैं, आपके एरर डिटेक्शन वाले आते हैं, मैच द कॉलम आते हैं, स्पेल चेक वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं, बाकी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आप आरसी पे जाइए और पीजे पे जाइए। मैं क्या करती थी, मैं पहले मिसलेनियस करती थी, उसके बाद मैं पीजे पे जाती थी, फिर आरसी पे। आरसी मेरा हमेशा के लास्ट में 10 मिनट्स में मैं पूरी आरसी करती थी, चाहे वो बड़ी आरसी हो छोटी आरसी हो। अगर छोटी है तो कम टाइम लगता था, हो सकता है इसे कम लगता हो, ठीक है। तो आपको जो समझ में आए, लेकिन सबसे पहले इंग्लिश में मिसलेनियस में ही करना चाहिए, आपको डायरेक्ट आरसी और पीजे पे नहीं जाना चाहिए। अब मैंने सेक्शन अटेम्प्ट कर दिए। अब उसके बाद क्या हुआ, आरसी में मैंने देखा कि 3 क्वेश्चन मेरे सही हैं, 2 गलत हैं, ठीक है। पीजे में भी मैंने देखा कि मेरे 2 सही हैं और 3 गलत हैं। 5-5 क्वेश्चंस आते हैं दोनों सेक्शन के, आरसी और पीजे के। फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर से पूरा आरसी पढ़ा और फिर से मैंने पीजे का पूरा लगाने की कोशिश किया। आपके क्वेश्चंस, अगर आप बिगिनर हैं, अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन चाहे सही हो या गलत हो, आप पूरा करिए। सही वालों को भी अच्छे से टाइम दीजिए। अगर सही में, जैसे मान लीजिए मैंने आरसी किया, तो ये 3 सही हैं, तो क्यों सही हैं? मेरा जो लॉजिक था और जो आंसर है, क्या वो सही में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर आप एरर कर रहे हैं इंग्लिश में, तो आप देखिए, आप जो एरर फाइंड आउट कर रहे हैं और जो एरर सच में उसमें निकाला गया है, दोनों सेम होते हैं कि नहीं होते, आप इनको ज़रूर देखिए। इंग्लिश का ये हो गया। और बेसिकली इंग्लिश में आरसी और पीजी और मिसलेनियस आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आपको सारे सब्जेक्ट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस मस्ट है। उसके बाद हम मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स में भी पहले हम मिसलेनियस ही करते थे, और यही चीज़ आप भी अपने में लाइए। मैथ्स में आप सबसे पहले मिसलेनियस में जाइए। मिसलेनियस में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं आपके, नंबर सीरीज़ होती हैं आपकी, और सिंप्लीफिकेशन होता है, और भी बाकी जितने भी मिसलेनियस के टॉपिक्स हैं आप पहले उन पे करिए। आप कम से कम टाइम इन सेक्शंस को दीजिए। जितना कम टाइम में आप ये सारे सेक्शंस कर लेंगे, उसके बाद आप डीआई पे जाएंगे। आप सबसे पहले डीआई ना उठाइए, भले आप कितने भी अच्छे हो डीआई में।
मैंने ऐसे किया, हो सकता है आप डीआई से शुरू करते हैं, सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि सबसे पहले मैं हर सेक्शन के मिसलेनियस टॉपिक्स करूँगी। पहले मैंने क्वाड्रेटिक किया, नंबर सीरीज़ किया, सिम्प्लीफिकेशन किया और भी जितने थे मैंने वो किया। उसके बाद फिर मैं डीआई पे जाती थी, ये मैंने किया। उसके बाद एनालिसिस कैसे करती थी, जब दे दिया तो मैं देखती थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर 5 है तो मुझे कितना टाइम लग रहा है और क्यों लग रहा है। अगर 5 है और 5 मिनट लग रहा है तो ये बहुत गलत है, मतलब मैं अभी भी, मेरे बेसिक्स अच्छे नहीं हैं, मैं अभी भी कहीं स्पीड लैग कर रही हूँ। क्यों लैग कर रही हूँ? क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट्स ही नहीं आते हैं। तो पहले उन कॉन्सेप्ट्स को मैं फिर से करती थी कि क्या मुझे अंडर रूट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं आता है, या जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुझे दिक्कत होती है मैं उसमें जाती थी। नंबर सीरीज़ में भी कई बार ऐसे होते हैं जैसे 4 सही होते हैं आपके 5 में से, तो ये जो एक गलत है उसके ऊपर आप जाइए, देखिए कि उसका लॉजिक क्या था। और ये जो 4 हैं, इनको अगर आपके पास टाइम है, सही हुए तो भी फिर से देखिए। जैसे मेरा मैथ्स वीक सेक्शन था तो मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम देती थी। भले आप एक एससी को एनालिसिस करने में 1 से 1.5 घंटे लगाइए, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको प्रॉफिट मिलने वाला है हर चीज़ में। सिम्प्लीफिकेशन में भी आप बहुत टाइम तो नहीं ले रहे हैं। डीआई में भी अगर आपका डीआई सही है तो सही है, अच्छी बात है। ऐसा तो नहीं है कि आप एक डीआई करने में 3 मिनट ले रहे हैं, और अगर वो 3 मिनट लग रहे हैं तो कहाँ लग रहे हैं, किस टॉपिक को आप अभी तक अच्छे से नहीं जाने हैं, आपको वो देखना चाहिए फिर। तो मैथ्स के सेक्शन के लिए यही होता है। फिर हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में भी सबसे पहले हम मिसलेनियस करते थे, उसके बाद हम पजल्स में जाते थे। मिसलेनियस में क्या आते हैं आपके? मिसलेनियस में जैसे आपका वो अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिक वाला आ गया, सेलॉक्स आ गया, और भी जो इनक्वालिटी आ गई, और भी जितने भी मिसलेनियस होते थे पहले हम मिसलेनियस करते थे, उसके बाद हम पजल्स में जाते थे। रीजनिंग में अगर आप क्लर्क का ले रहे हैं तो मैंने हमेशा 35 में 35 क्वेश्चंस किए हैं, और मेरे आए भी हैं वैसे मार्क्स 34 34.25 ऐसे मेरे मार्क्स आए हैं प्री में। और अगर आप पीओ की लेते हैं, अगर आप पीओ का पेपर देते हैं तो मैक्सिमम मैं 31 प्लस 31 तक तो करती थी, 30 प्लस इतना तो पूरी कोशिश करती थी कि 30 की लाइन में या 31 की लाइन में करके आऊँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। रीजनिंग में अगर मान लीजिए पजल्स में, एक पजल में मुझे 3 मिनट लग रहा है या 5 मिनट लग रहा है, तो क्यों लग रहा है? अगर प्री में एक पजल को आप 5 मिनट देंगे तो आप बाकी चीज़ें कब करेंगे? क्योंकि 20 मिनट का टाइम है, 35 क्वेश्चन है, आपको जल्दी सब कुछ करना रहता है ना, तो इसलिए आप इसके ऊपर फिर फोकस करिए, इसके ऊपर आप वर्क करिए। फिर वही आप अपने कॉन्सेप्ट को फिर से अच्छे करिए। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है क्वेश्चन की? सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? लोगों के अंदर ईगो आ जाता है जब वो कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम घर में सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए हम किसी पजल में अटक गए, तो हम इसको ईगो पे ले लेंगे कि नहीं मुझे ये करके ही रहना है चाहे जैसे हो। पेपर दे रहे हैं, पेपर देने गए प्री का, ईगो पे ले लिए कि नहीं ये पजल मुझसे बन क्यों नहीं रही है, ये तो सर्कल वाली पजल है, मैंने इतने अच्छे से प्रैक्टिस की थी, यहाँ बननी चाहिए। अब मैंने उस सर्कल वाली पजल के चक्कर में अपना पूरा 8 10 मिनट बेकार कर दिए। फिर आपके पास बहुत कम टाइम रहता है बाकी चीज़ों को करने के लिए। तो ईगो को पेपर में कभी मत लाएं, अपना ईगो अपने घर पे रख के आएँ जब आप पेपर देने जा रहे हैं। और इवन आप घर पे भी जब पेपर दे रहे हैं तो ईगो पे मत ला के पेपर दें। आप पेपर दे रहे हैं, जितना आता है उतना करिए, जितना नहीं आता है छोड़िए, बाद में एनालिसिस करिए कि आप कहाँ गलत है, क्यों गलत है, कौन से कॉन्सेप्ट आपके अच्छे नहीं हैं अभी, कहाँ पे आपके वीक सेक्शन है, कहाँ आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। आप जब देंगे तब आपको खुद ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जैसे मान लीजिए अगर मेरा पेपर है, 8 बजे रिपोर्टिंग है, 1 घंटे बाद हर पेपर स्टार्ट होता है, तो मेरा पेपर स्टार्ट होगा 9 बजे जब मैं प्री का देने जाएंगे। तो जैसे 9 बजे स्टार्ट होगा तो मैं क्या करूँगी, जैसे बहुत पहले ही आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं कि 9 बजे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, आप मतलब 8 बजे आपकी रिपोर्टिंग है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 2 हफ्ते पहले जब एडमिट कार्ड आपके आ जाते हैं प्री के, आप घर पे डेली 9 बजे बैठ के एसटी दीजिए, 9 से 10 आप एक एसटी दीजिए प्री की। उससे क्या रहेगा, आपको एक हैबिट बनी रहेगी कि आपको 9 से 10 बैठने की आदत रहेगी। अगर मान लीजिए आपका पेपर 2 बजे से है तो 3 से 4 आप बैठिए, जो जो भी टाइम दिया रहता है उसके 1 घंटे बाद पेपर आपका शुरू होता है, तो उससे 1 घंटे टाइम आप ज़रूर बैठ के दीजिए कि एक हैबिट बनी रहेगी। ऐसा ना हो, क्योंकि होता क्या है जब हमारा दिन का शिफ्ट रहता है, 2 बजे वाला शिफ्ट है, 1 बजे वाला शिफ्ट है, तो बहुत नींद आती है, क्योंकि उस टाइम पे हमें अपना उतना दिमाग चलाने की आदत नहीं रहती है। हम लोग उस टाइम में अक्सर घर में पजल करते हैं, मैथ्स करते हैं, कोई भी चीज़ें करते हैं, लेकिन एक कंसंट्रेट होकर एसटी नहीं देते हैं मोस्ट, मतलब ज़्यादातर बच्चे यही नहीं देते हैं। तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए, आप जो भी आपको अलॉटेड टाइम है प्री का, जब आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे उसके 1 घंटे बाद आप उतनी टाइम ड्यूरेशन का बैठ के एक एसटी दीजिए। और एसटी कौन सी देनी चाहिए? आपको पीओ की देनी चाहिए।
आप अगर पीओ का करते हैं तो आप पीओ और क्लर्क दोनों निकाल लेंगे। आप क्लर्क करिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे क्लर्क की भी प्रैक्टिस करनी है तो आप क्लर्क को ना सिर्फ संडे को रखिए, बाकी सारे दिन आप सिर्फ और सिर्फ पीओ का रखेंगे। अगर आप ये मानते हैं तो आप बेनिफिट में रहेंगे, बाकी आपको जो ठीक लगता है वो करिए। मैंने सारे सेक्शंस का बता दिया, एनालिसिस कैसे करते हैं, चीज़ें कैसे करते हैं। आपके क्वेश्चन सही हो या गलत हो, अगर आप बिगनर है 1 to 100 सारे क्वेश्चंस बैठ के, चाहे आपका 30 मार्क्स आया हो 40 मार्क्स आया हो, सारे क्वेश्चंस बैठ के आप देखिए कितना मार्क्स आपके आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। और एसटी में बहुत बच्चे क्या करते हैं, कुछ एक्यूरेसी चेक करते हैं, कुछ मार्क्स के ऊपर बहुत वो करते हैं। कभी भी एसटी में मार्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। आप हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश करिए। आज अगर आप आज 50 पा रहे हैं एसटी में, कल कोशिश करिए कि आप 60 पाएँ 70 पाएँ। हमेशा अपना बेस्ट दीजिए। मार्क्स मैटर करता है, ऐसा नहीं है मार्क्स मैटर नहीं करते, करते हैं। लेकिन आप जब इनपुट ही नहीं देंगे और आप सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेंगे तो वो भी तो गलत बात है ना। आपको अपने कॉन्सेप्ट हर हालत में बहुत अच्छे करने रहते हैं ताकि आप 50 में अगर आप तो 60 70 ले आएँ। और अगर आप क्लर्क की दे रहे हैं तो आपको 60 70 प्लस तो आने ही आने चाहिए। अगर आप क्लर्क की दे रहे हैं इतनी कोशिश तो आप करिए, क्योंकि जब क्लर्क का पेपर देंगे तो आपके अटेम्प्ट ही 85 प्लस होते हैं। मैक्सिमम पेपर में लोग इतने ही अटेम्प्ट करते हैं अगर क्लर्क का है। हाँ, हो सकता है अगर जैसे आरआरबी क्लर्क थोड़ा लेवल इसका हाई आया था, इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे तो उसमें अटेम्प्ट कम थे, उसमें मेरे 60 प्लस थे। वो डिपेंड करता है कि पेपर कैसे आता है, लेकिन सिंपल है ना, अगर क्लर्क लेवल इजी है तो आपको और अच्छे अटेम्प्ट करने चाहिए, आपको और अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। तो ये पूरा एसटी के एनालिसिस का था कि कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे जो लगा कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।